तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स और डायग्राम्स बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट तीन सब्जेक्ट से। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है कंप्यूटर फंडामेंटल, दूसरा है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिदम, और तीसरा है बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि इन तीन सब्जेक्ट्स के हम कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स और डायग्राम्स देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक और सब्जेक्ट छूट रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका इंपॉर्टेंट फिगर्स और डायग्राम्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, इसलिए यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सब्जेक्ट से, यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन से। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर होता है, ये एक कंप्यूटर के स्ट्रक्चर और उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, ये है इनपुट डिवाइसेस को हम ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आउटपुट डिवाइसेस को यहाँ पे, चाहे तो आप एग्जांपल में आप लिख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड और माउस। वैसे ही आउटपुट डिवाइसेस में आप मॉनिटर और प्रिंटर लिख सकते हैं एग्जांपल में। तो कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस से डेटा को लेता है। यहाँ पे देख सकते हैं डेटा, ये जो एरो ऑपरेटर है, जो एरो का साइन है, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेटा यहाँ से उठ के इसमें आ रहा है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। और ये जो सीपीयू है, इसके इसके भी कुछ सब कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये पूरे डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, यानी जो डेटा आया सीपीयू के अंदर, इसमें मेमोरी यूनिट से अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की तरफ कैसे इधर से उधर होगा, ये सारी चीजें कंट्रोल यूनिट करता है। और जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, इसको एएलयू भी बोलते हैं, और ये जो कंट्रोल यूनिट था, इसको हम सीयू भी बोलते हैं। तो ये जो एएलयू है, ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस यहीं पे होती है। अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो डेटा यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आया है और मेमोरी में स्टोर होगा, और इसके बाद क्या होगा, ये आउटपुट डिवाइसेस की मदद से वो प्रिंट हो जाएगा। तो यही सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। दूसरा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कोई डायग्राम नहीं है। चाहे तो आप ये टेबल बना सकते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं है, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। कि इसमें आप बता सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन की का पीरियड कब से कब तक रहा है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे जो फर्स्ट जनरेशन था, ये 1946 से 1959 तक चला ये। इसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965 तक, इसमें जो टेक्नोलॉजी हो रही थी ट्रांजिस्टर। और ये थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में एआई और यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीजें हैं। ये जो टेबल है आपको याद होनी चाहिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए, कि कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो वही सारी टेक्नोलॉजी का इमेजेस यहाँ पे है। जो वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हो रहा था, वो कुछ ऐसा दिखता है वैक्यूम ट्यूब। और ट्रांजिस्टर का ये इमेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इमेज से आप समझ सकते हैं कि कब से कब तक ये यूज हुआ। ये है इंटीग्रेटेड सर्किट का इमेज, और ये है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि फिफ्थ जनरेशन में यूज हो रहा है। ये है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमेज है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कोई ज़्यादा डायग्राम नहीं है। ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम, जैसा कि आपने पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। सबसे पहला बेसिक सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये है। फिर उसके बाद है हैंडल सिस्टम, फिर डेस्कटॉप सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, क्लस्टर सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट यानी कि प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिदम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है, वो है फ्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते होंगे, टोटल 5 सिंबल्स यूज होते हैं फ्लो चार्ट में। सबसे पहला है ओवल। ओवल हम लोग यूज करते हैं स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये कुछ ऐसा दिखता है। और दूसरा सिंबल है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का यूज हम करते हैं प्रोसेस या ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि कोई प्रोसेस या ऑपरेशन जिस जहाँ पे हो रहा है, उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट में। इसके बाद है एरो। एरो से ये इंडिकेट करते हैं कि स्टेप्स किधर से किधर फ्लो हो रहा है। अभी एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इसको भी।
और डायमंड का यूज करते थे, डायमंड शेप का यूज करते थे जहाँ कंडीशनल या लॉजिकल चीजें आती थी, यानी कि सिग्निफाई अ पॉइंट रिक्वायरिंग यस और नो, यानी कि जहाँ कंडीशन वाली चीजें आती थी वहाँ हम डायमंड का यूज करते हैं। और लास्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें इनपुट या आउटपुट को रिप्रेजेंट करना होता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट के, जो कि आपको याद होने चाहिए। ओवल, रेक्टेंगल, एरो, डायमंड और पैरेललोग्राम, और इनके फंक्शन भी पता होने चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं फ्लो चार्ट का। तो मान लीजिए हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स का हमें बनाना है फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ से ओवल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट कर दिए, फिर ये एरो सिंबल का रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ से फ्लो इधर आया है, और पैरेललोग्राम का हम लोग यूज करके इनपुट करा लेंगे ए एंड बी, यानी कि दो नंबर को। तो इनपुट हो गया, इसके बाद क्या करना है, हमें सम प्रिंट करना है। तो इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल यूज करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन होगा ए प्लस बी, और इसको स्टोर करा लेंगे किसी थर्ड वेरिएबल में सी में। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ऑपरेटर यूज, रेक्टेंगल सिंबल का यूज कर लिया। इसके बाद क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए फिर से हम लोग क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम का सिंबल। तो यहाँ पे हम कर देंगे सी को आउटपुट कर देंगे या प्रिंट कर देंगे, और लास्ट में फिर से ओवल जो सिंबल है इसका यूज करके एंड कर देंगे। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है फ्लो चार्ट का, कैसे हम लोग फ्लो चार्ट में ये सिंबल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट फिगर है यहाँ पे। अब आ जाते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि आपका चौथा जो सब्जेक्ट है बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डायग्राम है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है सेंडर, यानी कि जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है उसे हम सेंडर बोलते हैं। तो सेंडर जो मैसेज इनिशिएट करेगा या भेजना चाहेगा उसको पहले सबसे पहले इनकोड करते हैं, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है उसको इनकोडिंग होगी। फिर जिस मीडियम से जाएगा हम उसे बोलते हैं चैनल। चैनल के बाद जब रिसीवर के पास पहुंचता है उससे पहले डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग के बाद वो रिसीवर के पास पहुंचता है, और जब रिसीवर उस मैसेज को पा लेता है और उसको अच्छे से समझ लेता है, यानी कि जो सेंडर करना चाहता है वैसे ही समझ लेता है, तो वो फीडबैक देता है। तो ये फीडबैक को ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कम्युनिकेशन के बीच में, प्रोसेस के बीच में कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, उसे हम नॉइज कहते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं नॉइज ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, मेजरली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वर्बल और नॉन वर्बल। जहाँ वर्बल में भी दो तरीके के होते हैं, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। तो ओरल रिटन कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, और नॉन वर्बल में आपके वो आ जाते हैं साइन, गेस्चर, आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। तो ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। इसके बाद बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं, फिजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर, जेंडर बैरियर, इमोशनल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, स्टेटस बैरियर, कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स और इन अटेंशन बैरियर। तो बैरियर्स क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन को बाधा डालता है उसे हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन इतने सारे बैरियर्स हो रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट फिगर होता है 7C, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। 7C में आप देख सकते हैं क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कॉन्साइजनेस, कंक्रीटनेस, कर्टसी, करेक्टनेस और कंसिडरेशन होता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7C काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लैरिटी यानी मैसेज क्लियर होना चाहिए बताता है। कॉन्साइजनेस यानी कि टू द पॉइंट होना चाहिए, फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए। कंक्रीटनेस यानी कि यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स, यानी कि स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर यूज करना चाहिए। करेक्टनेस यानी कि आपका ग्रामेटिकल और फैक्चुअल एक्यूरेसी होनी चाहिए। कोहेरेंस मतलब लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बात कुछ और शुरू किए लास्ट में कुछ और बात शुरू खत्म कर रहे हैं। और कंप्लीटनेस तो पता ही होगा, कंप्लीट होना चाहिए आपका मैसेज पूरा। कर्टसी यानी कि रिस्पेक्टफुल और पोलाइट वे में आपको कम्युनिकेशन करना है। ये सारे 7C के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंस फिगर कंप्लीट होते हैं। 3 सब्जेक्ट के हमने देखा, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये सारे चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथमेटिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और उसका सोल्यूशन वो बचा है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। एक मिनट, एक और डायग्राम जो कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है वो छूट गया है, उसे हम बता देते हैं। वो है मेमोरी हायरार्की के बारे में।
तो मेमोरी हायरार्की का जो डायग्राम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी को एक हायरार्की में रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए बना देते हैं। तो इस हायरार्की में सबसे ऊपर आता है आपका कैश मेमोरी, कैश नहीं, रजिस्टर मेमोरी, जो कि सीपीयू के अंदर होता है। रजिस्टर, यहाँ पे होती है सबसे ऊपर रजिस्टर मेमोरी, इसके बाद आती है आपकी कैश मेमोरी, इसके बाद आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी तो भी आता है, यानी कि इसमें आता है रैम, और यहाँ पे आता है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये होता है मेमोरी हायरार्की का डायग्राम, जिसमें ऊपर से नीचे आने पे कैपेसिटी बढ़ती है, यानी कि जो रजिस्टर मेमोरी होती है इसकी कैपेसिटी सबसे कम होती है, और जो नीचे जो नीचे जो मेमोरी है उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो कैपेसिटी ऐसे बढ़ती है, और नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो स्पीड, यानी कि परफॉर्मेंस या स्पीड कर सकते हैं, वो बढ़ती है। यानी कि जितना ऊपर इस हायरार्की में जाएंगे उतना ज़्यादा स्पीड होगी उस मेमोरी की। इसका मतलब ये है कि रजिस्टर जो मेमोरी है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी होती है, उससे कम कैश मेमोरी, उससे कम रैम, उससे कम सेकेंडरी मेमोरी, जो कि इसमें हार्ड डिस्क या एसएसडी ये सारी मेमोरी आती है। और इसका प्राइस भी ऊपर जाने पे बढ़ता है, यानी कि जितना ऊपर जाएंगे इस हायरार्की में ये सारी मेमोरीज काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और जितना नीचे आएंगे इस हायरार्की में उसका कॉस्ट उतना ही कम हो जाएगा, यानी सेकेंडरी मेमोरी एज कम्पेयर टू ये ऊपर की मेमोरी है उससे ज़्यादा सस्ती होती है। तो ये था मेमोरी हायरार्की के बारे में, जो कि छूट गया था, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे। तो इसे भी आप कंसीडर कर लेंगे।